एपिसोड 15 की शुरुआत में हमें पुराने टाइम की स्टोरी दिखाई जाती है। अगर आपने सीजन 1 देखा है तो आपको पता होगा कि दोकी टैक्सी कंपनी में काम करने से पहले मिलिट्री के स्पेशल फोर्सेस में कैप्टन हुआ करता था। कैप्टन होने के नाते दोकी अपने यूनिट को ट्रेनिंग देता है जहां सोल्जर्स को दोकी पे अटैक करना है और उससे बचना है जैसे कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो। कोई भी दोकी पे अटैक नहीं कर पाता सिवाय एक सोल्जर के जिसका नाम है सूना, और सूना 8 महीनों से ट्रेनिंग ले रही है। सूना के लड़ने के जज्बे और तेज दिमाग से दोकी काफी इम्प्रेस होता है और वो बाकी के यूनिट के लोगों के सामने सूना की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम सब सूना की तरह सोचना और काम करना सीखो जिससे आगे जाकर तुम्हें ऑपरेशंस में मदद मिलेगी। यहाँ पर ये सीन कट होता है और हम अभी के टाइम में आते हैं जहाँ टैक्सी कंपनी में दोकी के यूनिट का एक सोल्जर जिसका नाम है जेवॉन वो दोकी से मिलने आता है। इतने सालों बाद अपने मिलिट्री के यूनिट से किसी को मिलकर दोकी को बहुत ज्यादा खुशी होती है और दोकी गोउन जिनोन क्योंकू को बताकर टैक्सी ड्यूटी स्किप करता है और जेवॉन के साथ लंच करने जाता है। ड्राइव करते हुए दोकी जेवॉन को कहता है कि तुम अकेले क्यों आए, तुम्हें सूना सोल्जर को अपने साथ लाना चाहिए था, उसे भी देखकर मुझे बहुत टाइम हुआ है। और ये सुनते ही जेवॉन के चेहरे का रंग उतर जाता है। जेवॉन दोकी को बताता है कि शायद तुम्हें पता नहीं होगा पर सूना अब इस दुनिया में नहीं है, सूना की मौत हो गई है। दोकी गाड़ी रोकता है क्योंकि इस न्यूज से वो बहुत ज्यादा शॉक होता है और जेवॉन कहता है कि सूना की मौत की वजह से ही मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने एक पिटीशन लाया है जिसपे मुझे तुम्हारे साइन की जरूरत है। यहाँ पर ये सीन कट होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोकी उस फ्यूनरल हॉल में जाता है जहाँ सूना की अस्थियां रखी है, उसके फोटोज लगाए हैं और दोकी को वो पल याद आता है जब वो आखिरी बार सूना से मिला था। हमें सीजन 1 से पता है कि दोकी के मम्मी का मर्डर होने के बाद दोकी ने आर्मी छोड़ने का डिसीजन लिया और जिस दिन दोकी आर्मी छोड़ने वाला था उस दिन सूना ने उसे कहा था कि हम सब आपके लिए वेट करेंगे, आप प्लीज वापस आ जाओ क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखना अब बाकी है। पर दोकी ने उसे कहा कि अब वो वापस कभी नहीं आएगा। हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं जहाँ दोकी ये सब सोचकर बहुत इमोशनल होता है और फ्यूनरल हॉल से बाहर आते ही वो किसी को कॉल करके बताता है कि मैं फिर से मिलिट्री ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं फिर से ड्यूटी पे आना चाहता हूँ। और दोकी अपना फोन वही फेंक कर कहीं पे तो चला जाता है। देर रात होने पर भी दोकी वापस टैक्सी कंपनी में नहीं आया होता है जिस वजह से गोउन को टेंशन आता है और वो बार बार दोकी को कॉल करती है पर कोई भी फोन नहीं उठाता। गोउन फिर दोकी को ढूंढने लगती है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है और फिर हमें 2 हफ्ते बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ जिनोन क्योंकू गोउन फ्यूनरल हॉल के बाहर पहुंच गए होते हैं जहाँ उन्हें दोकी का फोन और दोकी की टैक्सी मिलती है। गोउन पूरे एरिया का सीसीटीवी फुटेज लेती है जिसे बाद में गोउन, संचल, जिनोन क्योंकू मिलकर देखते हैं और इस फुटेज में दिखता है कि दोकी फ्यूनरल हॉल में आया था। वो सूना के फोटो के सामने बहुत देर तक खड़ा था। फ्यूनरल हॉल से बाहर आने पर दोकी ने किसी से फोन पे बात की जिसके बाद उसने फोन फेंक दिया और टैक्सी को छोड़कर वो कहीं चला गया। गोउन बताती है कि जिस औरत की फोटो दोकी देख रहा था उस औरत का नाम है सूना और सूना दोकी के यूनिट में थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक सूना आर्मी में सार्जेंट थी पर उसने आर्मी के खिलाफ काम किया। वो आर्मी के हथियार, आर्मी का सामान लेकर नॉर्थ कोरिया भाग रही थी जब लैंड माइन के ब्लास्ट में उसकी मौत हो गई। सूना की मौत होने पर उसे सार्जेंट की पोस्ट से डिमोट कर दिया और उसे डिस्चार्ज भी दे दिया। संचल कहता है कि ये अजीब है, मिलिट्री कितनी भी कड़ी सजा क्यों ना दे, कितनी भी बड़ी डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों ना दे, पर सार्जेंट को 3 पोस्ट नीचे डिमोट करना ये मैंने कभी पहले देखा नहीं है। शायद दोकी इसी वजह से गायब हो गया है पर उसे अब कांटेक्ट करना सही है या नहीं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। जिनोन और क्योंकू भी बोलते हैं कि हाँ, जिस तरह से दोकी अपना फोन फेंक कर चला गया तो शायद वो नहीं चाहता कि हम उसके काम में इंटरफियर करें। अगले दिन फिर सब लोग टैक्सी कंपनी में अपना अपना काम कर रहे होते हैं जब सबके पेजर पे अलर्ट आता है। सब बेसमेंट में इकट्ठा होते हैं और गोउन संचल को पूछती है कि क्या तुमने अलर्ट भेजा। संचल नहीं बोलता है, जिनोन और क्योंकू भी नहीं बोलते हैं, यानी ये अलर्ट और किसी ने नहीं, दोकी ने ही भेजा है। गोउन इस अलर्ट का लोकेशन चेक करती है और ये अलर्ट आया होता है एक मिलिट्री बेस से। संचल कहता है कि इसका मतलब हमारा जो डाउट था कि सूना, मिलिट्री, इस सब के वजह से दोकी चला गया है वो डाउट सही था। दोकी ने अलर्ट भेजा है मतलब उसे हमारी जरूरत है, लेकिन हम मिलिट्री बेस के अंदर कैसे जा पाएंगे। तो गोउन जिनोन की तरफ बढ़कर कहती है कि जिनोन, इस बार तुम्हें काम करना होगा। जिनोन रोते हुए चीखता है कि मुझे पता है कि तुम क्या बोलने वाली हो, लेकिन मैं फिर से आर्मी में कभी नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। पर इस चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिनोन को री एनलिस्ट करके फिर से मिलिट्री भेजा गया है। मिलिट्री बेस में पहुंचते ही सीनियर सोल्जर्स खुसफुसाते हैं कि देश के यंग लड़के एक ही
बार आर्मी में जाते हैं, लेकिन जिनॉन दूसरी बार आर्मी में आया है और जिनॉन जो इतने सालों बाद फिर से मिलिट्री में आया है वो मिलिट्री की बोल चाल भूल गया है और इसलिए उसे पहले ही दिन पनिशमेंट मिलती है क्योंकि वो सबके सामने कहता है कि मैं कैप्टन दोकी को ढूंढ रहा हूँ। यहाँ क्योंकू, संगचल, गोन परेशान होते हैं क्योंकि दिन भर उन्हें जिनॉन का कोई रिप्लाई नहीं आया होता है। इसलिए संगचल बोलता है कि अब मुझे ही जाना होगा और अगले दिन संगचल बहुत अच्छे कपड़े पहनकर बहुत एटीट्यूड में मिलिट्री बेस पे जाता है। सोल्जर्स उसे एंट्री के पास रोकते हैं तो संगचल आर्मी जनरल होने की एक्टिंग करता है और सोल्जर्स उसे अंदर एंट्री दे भी देते हैं। संगचल जैसे बड़े जनरल को ग्रीट करने के लिए योंगजिन नाम का लेफ्टिनेंट वहाँ आता है और पूछता है कि सर आपका यहाँ क्या काम है। संगचल बताता है कि मेरा बेटा जिनॉन इसी मिलिट्री बेस पे एनलिस्ट हुआ है तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ और लेफ्टिनेंट योंगजिन कहता है कि ठीक है सर, मैं अभी उसे यहाँ लाता हूँ। जिनॉन को फिर वहाँ लाया जाता है और संगचल जिनॉन को गले लगा कर कहता है कि चलो अपने बाप को मिलिट्री बेस तो दिखाओ और संगचल जिनॉन को वहाँ से लेकर चला जाता है। उतने में योंगजिन बेस के कर्नल टेहोन को कॉल करके बताता है कि सर एक जनरल हमारे बेस पे आया है अपने बेटे से मिलने के लिए, तो आप भी जल्दी से बेस पे आ जाओ। और टेहोन हैरान होकर पूछता है कि क्या, अगर किसी जनरल का बेटा हमारे बेस पे होता तो मुझे जरूर पहले से पता होता, लेकिन तुम बोल रहे हो इसलिए मैं मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को कॉल करके उनके साथ भी चेक करता हूँ। यहाँ गोन और क्योंकू जो संगचल से किसी अपडेट के लिए रुके होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन आता है, तो गोन कहती है कि शायद अकेले संगचल दोकी को ढूंढ नहीं पाएगा तो हमें भी जाना चाहिए। इसलिए क्योंकू वैन को एक वेलफेयर वैन बनाकर मिलिट्री बेस में जाता है और सोल्जर्स को स्नैक्स देता है। सोल्जर्स स्नैक्स और खाना देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उनका ध्यान न होने का फायदा गोन उठाती है और वो एक आर्मी ऑफिसर का यूनिफॉर्म पहनकर ऑफिस के अंदर जाती है। ऑफिस में जाते ही योंगजिन लेफ्टिनेंट गोन को रोककर पूछता है कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहले यहाँ कभी देखा नहीं है। और योंगजिन बहुत गंदी तरीके से गोन को देख रहा होता है। गोन कहती है कि मेरा नाम लेफ्टिनेंट गोन है और मैं यहाँ चेकिंग करने के लिए आई हूँ। तो योंगजिन गोन को हाथ लगाकर कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर तुम अपना काम करो। और गोन योंगजिन की गंदी हरकत से इरिटेट होकर उसे भी वैसे ही टच करती है। योंगजिन चिल्लाता है कि तुम मुझे हाथ कैसे लगा सकती हो, मैं फर्स्ट रैंक का लेफ्टिनेंट हूँ। तो गोन कहती है कि अरे तुमने ही मुझे हाथ लगाया था ना, तो मुझे लगा कि हाथ लगाना इस यूनिट में ग्रीट करने का तरीका है, इसलिए मैंने तुम्हें छुआ। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो तुम भी दूसरों को हाथ मत लगाया करो। और गोन वहाँ से अंदर के ऑफिस में जाकर कैप्टन दोकी कहाँ है ये पूछती है। यहाँ संगचल और जिनॉन मिलिट्री बेस घूमने के बहाने 1 बाय 1 सारे कमरे चेक कर रहे होते हैं, इस होप से कि उन्हें दोकी दिख जाए। और इनमें से एक कमरे में होती है गोन। गोन को ऑफिस से इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि इस कमरे में दोकी रुकता है और इस कमरे में संगचल, जिनॉन और गोन को दोकी के टैक्सी की चाबी मिलती है, यानी दोकी यही कहीं है। यहाँ कर्नल टेहोन मिलिट्री बेस पे आ चुका होता है और वो योंगजिन पे चिल्लाता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, कोई भी तुमसे कहेगा कि वो जनरल है तो तुम उसे अंदर आने दोगे। मैंने चेक किया और किसी भी जनरल का बेटा हमारे बेस पे नहीं है, तो तुमने जिसे यहाँ एंट्री दी है उसे अभी के अभी जाकर पकड़ो। यहाँ क्योंकू जो अभी भी स्नैक्स बांट रहा होता है वो सारे सोल्जर्स को पूछता है कि क्या तुमने कैप्टन दोकी को देखा है। और अचानक से वहाँ पे बहुत सारे गन लिए हुए सोल्जर्स क्योंकू को घेर लेते हैं। गोन, संगचल, जिनॉन भी पकड़े गए होते हैं तो उन्हें बिल्डिंग के बाहर लाया जाता है और टेहोन और योंगजिन चिल्लाते हैं कि तुम लोग कौन हो, यहाँ पे तुम्हारा क्या काम है। ये चारों कुछ कह ही नहीं पाते और उसी वक्त वहाँ एक जीप आती है और इस जीप से बाहर निकलता है दोकी। और दोकी बदला लेने वाली टीम को देखकर कहता है कि तुम लोगों को आने में इतनी देर क्यों हो गई। और दोकी को देखकर ये चारों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पर ये सीन कट होता है। हमें फिर 2 हफ्ते पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। जब दोकी को सुना के मौत के बारे में पता चला तो वो किसी आर्मी के बड़े आदमी से मिलने गया। आर्मी के आदमी ने उसे बताया कि तुम 3 साल के अंदर ही फिर से आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, पर अब बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका है। अगर अब तुम्हें आर्मी के अंदर एंट्री लेनी है तो तुम सिर्फ सर्वे करने के लिए जा पाओगे। आदमी दोकी को एक फाइल देकर बोलता है कि तुम मिलिट्री बेस में जाकर बोलो कि इस इलाके में एक ईगल का नेस्ट है और ये ईगल एंडेंजर्ड स्पीशीज है, तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए तुम्हें 3 हफ्ते लगेंगे। इन 3 हफ्तों में तुम्हें अपना काम किसी भी तरह खत्म करना होगा। और आदमी दोकी को एक जीप देता है जिसमें यूनिफॉर्म होता है और आदमी वहाँ से चले जाने पर दोकी मिलिट्री बेस में जाता है। अगली सुबह फिर दोकी योंगजिन और टेहोन के पास जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और टेहोन
पूछता है कि ऐसा कौन सा सर्वे कर रहे हो तुम, तो दो की फाइल्स देकर कहता है कि इस इलाके में एक बहुत रेयर ईगल देखी गई है जिसे आइडेंटिफाई करने का काम मुझे मिला है क्योंकि मैंने इस एरिया में बहुत सालों तक काम किया है, मुझे ये एरिया बहुत अच्छे से पता है। कर्नल टेहोन कहता है कि ठीक है, लेकिन याद रखो ये मेरा एरिया है तो तुम ज्यादा उड़ो मत। क्या इस सर्वे के लिए तुम्हें किसी और सोल्जर की जरूरत है? दोकी कहता है कि नहीं, मेरे पास ऑलरेडी एक सोल्जर है और ये सोल्जर होता है जेवॉन। दोकी और जेवॉन के वहाँ से जाने पर टेहोन योंगजिन को कहता है कि मुझे इस दोकी पे डाउट आ रहा है, ये स्पेशल फोर्सेस का टॉप ऑफिसर हुआ करता था, वो क्यों एंडेंजर्ड बर्ड्स के सर्वे के लिए यहाँ आएगा? तुम इन दोनों का पीछा करो और पता लगाओ कि इनका असली मकसद क्या है। यहाँ दोकी और जेवॉन खाना खाने जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि सूना पे जो आरोप लगा है वो सच हो ही नहीं सकता क्योंकि सूना एक बेहतरीन सोल्जर थी, वो क्यों अचानक से अपने देश को धोखा देकर अपनी लाइफ रिस्क में डालकर नॉर्थ कोरिया जाएगी। दोकी जेवॉन को कहता है कि अब के लिए सब लोग मुझ पे वॉच रखेंगे, तो तुम सूना के यूनिट में जितने भी सोल्जर्स थे उनसे मिलो और उनसे इन्फॉर्मेशन निकालो। ये दोनों फिर खाना खाने के बाद बाहर आते हैं जब दोकी नोटिस करता है कि कोई उनकी चुपके से फोटोज क्लिक कर रहा है और ये होते हैं योंगजिन के लोग। दोकी उनसे कैमरा छीन लेता है और उन्हें कहता है कि जाओ टेहोन और योंगजिन को बताओ कि मैं ईगल देखने के लिए ये कैमरा ले रहा हूँ। ये लोग फिर दोकी का मैसेज टेहोन और योंगजिन को जाकर बताते हैं और मैसेज सुनते ही टेहोन योंगजिन को बोलता है कि अब तो मैं 100% श्योर हूँ कि दोकी किसी अलग वजह से ही यहाँ आया है, तुम जल्दी से ढूंढ के निकालो कि ये सब क्या चल रहा है। यहाँ दोकी और जेवॉन सूना के यूनिट के सोल्जर्स ने दिए हुए स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और सारे सोल्जर्स ने एक ही स्टोरी बताई होती है कि ट्रेनिंग के दौरान सूना ने उन्हें जीप से उतरने और बेस में वापस जाने की कमांड दी और सूना खुद जीप लेकर कहीं और चली गई। बाद में दोकी और जेवॉन सूना के गायब होने के दिन के रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। असल में सोल्जर्स को हर 5-5 मिनट में अपनी रिपोर्टिंग करनी होती है, तो इसी डेटा का इस्तेमाल करके दोकी और जेवॉन पता लगाने की कोशिश करते हैं कि गायब होने से पहले सूना ने क्या क्या किया था। उसी वक्त दोकी और जेवॉन को कर्नल टेहोन बुलाकर पूछता है कि मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ ईगल ढूंढने आए हो, लेकिन नहीं, तुम तो एक गद्दार औरत के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो जिसकी कोई भी जरूरत नहीं है। दोकी पूछता है कि आपको कैसे पता कि सूना गद्दार थी और वो नॉर्थ कोरिया गई? क्या आपने सूना को इस बारे में पूछा या फिर आप नॉर्थ कोरिया जाकर पूछताछ करके आए? टेहोन चिल्लाता है कि बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता। सूना हथियार सामान लेकर अपने जीप से नॉर्थ की तरफ गई, जिससे क्लियर होता है कि वो देश के खिलाफ काम कर रही थी। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम ज्यादा उड़ो मत, पर तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। तुम यहाँ आए क्यों हो? दोकी कहता है कि मैंने जैसे बताया था वैसे ही मैं ईगल देखने आया हूँ, अब मैं फिर से अपने काम पे जाना चाहता हूँ। और दोकी और जेवॉन वहाँ से चले जाते हैं। टेहोन गुस्से से पागल होकर चिल्लाता है कि ये दोकी है कौन? वो इतनी हिम्मत कर रहा है, मतलब कोई बड़ा इंसान उसे सपोर्ट कर रहा है। रुको, मैं अभी जनरल से इस बारे में बात करता हूँ। यहाँ दोकी और जेवॉन रिकॉर्ड से सूना के रास्ते को ट्रेस करते हैं और वो सेक्टर B24 में पहुँचते हैं। जेवॉन कहता है कि जिस दिन सूना की मौत हुई उसी दिन सेक्टर B24 में किसी दूसरे यूनिट की फायरिंग प्रैक्टिस चल रही थी। दोकी और जेवॉन इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए सेक्टर B24 के अंदर जाते हैं जब उन्हें मिलिट्री का एक हाइडआउट मिलता है जहाँ से सूना सामान लेकर गई थी। रास्ते को देखकर दोकी कहता है कि शायद सूना पे जो इल्जाम लगा था कि वो नॉर्थ की तरफ गई थी वो एक तरीके से सही भी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसे नॉर्थ की तरफ भगाया गया। ये रास्ता बहुत नैरो है, अगर आगे और पीछे किसी ने रास्ता ब्लॉक कर दिया तो सूना अपनी जीप लेकर कहीं जा ही नहीं पाती, इसलिए वो शायद अपनी जीप छोड़कर नॉर्थ की तरफ भाग कर गई। यहाँ पर ये सीन कट होता है और हमें फिर से पुराने टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ ट्रेनिंग के दौरान सूना ने दोकी को पूछा था कि अगर मिशन के वक्त उसे कोई इम्पोर्टेंट एविडेंस मिले पर वो वापस मिलिट्री बेस पे ना जा पाए तो उसे क्या करना चाहिए। उस वक्त दोकी ने उसे सजेस्ट किया था कि ऐसी सिचुएशन में हमेशा पहले खुद की सेफ्टी के बारे में सोचकर भागो, और रही बात एविडेंस की तो इस एविडेंस को पश्चिम दिशा के पेड़ पे जो कोई भी बर्ड नेस्ट होगा उसमें छुपा देना चाहिए, क्योंकि घोंसले बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनमें पानी नहीं रुकता, तो एविडेंस सही सलामत बाकी के सोल्जर्स को मिल सकता है। हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं जहाँ इलाके की छानबीन करते हुए दोकी और जेवॉन को एक नेस्ट दिखता है और इस नेस्ट में से उन्हें एक कैमरा मिलता है। दोकी कैमरा के वीडियोस ओपन करता है और ये वीडियो रिकॉर्ड की होती है सूना ने जब वो भाग रही थी, और वीडियो में सूना बोलती है कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो गया, अगर मैं जिंदा नहीं बच पाई तो मैं आशा करती हूँ कि कैप्टन दोकी को मेरा ये एविडेंस मिल जाए, और दोकी रोने लगता है। दोकी कहता है कि सूना ने खुद की जान खतरे में डाली अपने यूनिट को बचाने के लिए, और यहाँ पर एपिसोड 15 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।